Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia PG College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. जैसा कि आपको पता है कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जाता है और विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा, एफआरआई के द्वारा और वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र विभाग के विभिन्न डिपार्टमेंट्स द्वारा इस वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जाता है। लेकिन चूंकि अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद है और इसी श्रृंखला में आज का मेरा अंतिम व्याख्यान पक्षियों के माइग्रेशन पे रहेगा और एक तरह से ये वन्य जीव सप्ताह के समापन के रूप में इस व्याख्यान को आप मान के चले। तो माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन किस डायरेक्शंस में होता है, माइग्रेशन की आवश्यकता क्यों हुई और क्या माइग्रेशन का इवोल्यूशन अभी भी चल रहा है। ऐसे कुछ फंडामेंटल फैक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और क्योंकि हमारे चूरू जिले में ताल छापर अभ्यारण्य एक बहुत प्रसिद्ध ब्लैक बक सेंचुरी है। इसमें ब्लैक बक के अलावा पक्षियों की जो पॉपुलेशन है, वैरायटीज है, बहुत ज़बरदस्त है और इस अभ्यारण्य में पूरे वर्ष भर में लगभग 270 से अधिक प्रजातियां आप देख सकते हो, जिसमें 70-80 के आसपास से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और ये अलग अलग सीजन के हैं। कुछ विंटर माइग्रेटरी हैं, कुछ समर माइग्रेटरी हैं, कुछ इसमें मंगोलिया साइड से आते हैं, कुछ कंबोडिया साइड से आते हैं। तो उनके कुछ फोटोग्राफी मैं यहाँ आपसे चर्चा करूँगा और बहुत ही संक्षेप में इस व्याख्यान को मैं डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। द रीडल ऑफ बर्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? पीरियोडिक मास मूवमेंट ऑफ ऑल or part of population from one area to another and then back। यानी किसी भी पॉपुलेशन का या पॉपुलेशन के कुछ सदस्यों का एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना और वापस अपने पैतृक स्थानों की ओर लौट आना, यह परिघटना माइग्रेशन कहलाती है। सम अदर टाइप ऑफ मोमेंट्स, इस माइग्रेशन के अलावा कुछ अन्य मोमेंट्स भी है जिनके लिए अलग टेक्निकल टर्म्स काम में लिए जाते हैं, जिसमें जैसे नोमेडिज्म है। नोमेडिज्म में मतलब ये घूमने वाले, घुमक्कड़ जो जनजातियां जैसे होती है। तो वॉन्डरिंग फॉर अनऑक्यूपाइड होम रेंज और टेरिटोरीज टू क्लेम, इस तरह की जो मोमेंट है वो नोमेडिज्म के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा इरप्शन, एग्रीगेशन एट सुपर अबंडेंट फूड सोर्स। तो कई बार किसी जगह अचानक कोई फूड अवेलेबिलिटी हो जाती है तो वहाँ पर देखा होगा बर्ड्स है और भी जानवर है वहाँ पर अचानक इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह का जो एग्रीगेशन है ये इरप्शन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये माइग्रेशन की श्रेणी में नहीं आता, ये एक्चुअल में मोमेंट है। एक्चुअल माइग्रेशन तो वही है जो पीरियोडिक मोमेंट हो और एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो और कुछ समय व्यतीत करने के बाद वही बर्ड्स वापस अपने पैतृक आवास के स्थल पर लौट आए, यह परिघटना माइग्रेशन के नाम से जानी जाती है। हाँ, अब इस आधार पर पक्षियों का जैसे वर्गीकरण भी किया गया है। माइग्रेटरी बर्ड्स, birds which cover thousands of miles in their periodic journey, यानी ऐसे पक्षी जो प्रवासन के दौरान हजारों किलोमीटर की यात्राएं करते हैं। जैसे बार हेडेड गूज, अब ये जो पक्षी है ये मानसरोवर झील से आते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर चूरू के अंदर, तालछापर के अंदर ये देखे गए हैं। इस फिगर में जैसे आप देख रहे हो सोबलर बर्ड्स है, ये चूरू चूरू का ही है, हनुमानगढ़ी का फोटो है और हर वर्ष हजारों की संख्या में ये पक्षी प्रवास करके आते हैं। रेजिडेंशियल बर्ड्स वो बर्ड्स हैं जो एक ही स्थान पर पूरे वर्ष भर देखे जा सकते हैं। जैसे पिकॉक है, ये रेजिडेंशियल बर्ड है। इधर ये जो सॉबलर है, बार हेडेड क्रूज है, ये सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन को ही कई बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। जैसे फर्स्ट टाइप है लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन। इस प्रकार का जो प्रवासन होता है ये उत्तरी दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ और वापस फिर दक्षिण दिशा से उत्तरी दिशा की तरफ होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे डेमोजाइल क्रेन, तुरजान जो होती है ये मंगोलिया से जैसे प्रतिवर्ष यहाँ पर
राजस्थान में खींचन में, चाडवास में, बीदासर के तालाबों में, तालछापर अभ्यारण्य में, जसवंतगढ़ में, डीडवाना में काफ़ी हजारों की संख्या में। और राजस्थान में खींचन है, बहुत ही फेमस है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 2 लाख के आसपास ये डेमोजल फेल्ड है माइग्रेट करके आती है। आर्कटिक टर्न, ये पक्षी भी नॉर्थ टू साउथ और फिर साउथ टू नॉर्थ दिशा में इसमें माइग्रेशन देखा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, इस तरह का जो माइग्रेशन होगा वो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ और फिर वापस पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ होगा। तो जितने भी रेप्टर्स हैं, विशेषकर ताड़ छापर में जैसे टॉनी ईगल है, स्टेपी ईगल है, इसके अलावा हैरियर है, कई प्रजाति के बजार्ड्स हैं, ये पक्षी इधर ईस्टर्न साइड से, विशेषकर जैसे कंबोडिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, बैंकॉक है, मलेशिया में जो ये कुआला है, जॉर्ज टाउन है, बटरवर्थ है, टैपिंग है। तो ये ऐसे कुछ जगह है जहाँ से ये पक्षी हर वर्ष भारत में प्रवेश करते हैं और टाइम व्यतीत करने के बाद में पुनः अपने पैतृक स्थानों की तरफ चले जाते हैं। एल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन, इस तरह का जो माइग्रेशन है वो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ, यानी पहाड़ी क्षेत्रों के जो पक्षी है वो मैदानी इलाकों में आ गए, मैदानी इलाकों में समय व्यतीत करने के वापस ये पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। इस तरह का जो माइग्रेशन है इसको वर्टिकल माइग्रेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे लिटिल ग्रेप, छोटी पनडुब्बी जैसे होती है, और ये सर्दियों के दिनों में मैदानी इलाकों में जो वाटर बॉडीज होती है उनके अंदर ये रहती है, और सर्दी व्यतीत होने के बाद में ये वापस अपने पैतृक स्थानों पर चली जाती है। पार्शियल माइग्रेशन, ये माइग्रेशन नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होता है। ये नहीं कि हजारों किलोमीटर तक का ये प्रवासन होगा, ये 20-30 किलोमीटर तक का माइग्रेशन होता है। जैसे बार्न ऊल है, जैसे बार्न ऊल में इस तरह का प्रवासन है वो देखा जा सकता है। वैग्रेंट माइग्रेशन, आफ्टर ब्रीडिंग adults and their young may stray from their home to disperse in all directions over hundreds of miles in search of food and safety from enemies. तो वैग्रेंट माइग्रेशन में क्या होता है कि ब्रीडिंग अडल्ट जो होते हैं वो भोजन की तलाश में और अपने प्रीडेटर से, दुश्मनों से सुरक्षा के लिए हजारों किलोमीटर की यात्राएं करके चले जाते हैं। जैसे हेरोन के अंदर इस तरह का माइग्रेशन है वो देखने को मिलता है, और मैं रोजाना देखता हूँ यहाँ पर फतेहपुर का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ से सैकड़ों की संख्या में ये हेरोन चूरू में जैसे आते हैं। यहाँ पर दिन में ये फीडिंग करते हैं, शाम को फिर वापस चले जाते हैं। तो रोजाना ये 70-80 किलोमीटर का अप डाउन है इनका, ये रोजाना में देखता हूँ। सीजनल माइग्रेशन, दे में भी विंटर विजिटर और समर विजिटर, समर पैसेज माइग्रेंट। तो कुछ पक्षी हैं जो सर्दियों में प्रवास करते हैं, वो विंटर विजिटर के नाम से जाने जाएंगे। कुछ गर्मियों के मौसम में प्रवास करते हैं, वो समर विजिटर के नाम से जाने जाएंगे। इसके एग्जाम्पल है स्विफ्ट स्वेलो, व्हाइट हेड स्वेलो, सेंड पाइपर्स है, स्टारलिंग है। अब ये जो चिड़िया है ये कश्मीर से, लद्दाख से यहाँ पर चूरू जिले में हर साल आती है। हाँ, अब क्वेश्चन है कि व्हाई बर्ड माइग्रेट, पक्षी प्रवास क्यों करते हैं। इसके कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे माइग्रेशन एज ए अपॉर्चुनिटी, माइग्रेशन है एक तरह की ये अवसर प्रदान करता है, किसके लिए, फॉर नेस्टिंग और फूड। इसके अलावा माइग्रेशन एज एस्केप, फ्लाइन के लिए भी माइग्रेशन होता है, किससे बचने के लिए, फ्रॉम हार्श वेदर और फ्रॉम लैक ऑफ फूड। भोजन की कमी हो तो माइग्रेशन देखने को मिलेगा। पर्यावरण परिस्थितियां जब बहुत हार्श हो जाएगी, विशेषकर साइबेरिया, उत्तरी नॉर्थ जो साइड है, इसमें -30-40 डिग्री तक तापमान आ जाता है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए भी पक्षी जो होते हैं वो प्रतिवर्ष माइग्रेशन करते हैं। व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस क्वेश्चन है, और पक्षियों को अपनी जान दे के इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। माइग्रेशन रिस्क, जैसे 100 मिलियन नॉर्थ अमेरिकन वाटरफॉल माइग्रेट इन फॉल, नॉर्थ अमेरिका से वाटरफॉल है, 100 मिलियन पक्षी प्रतिवर्ष माइग्रेट करते हैं, लेकिन वापसी में केवल 40 मिलियन पक्षी पहुंच पाते हैं। सेट रिमेनिंग 60 मिलियन बर्ड्स की रास्ते में डेथ हो जाती है या उनका शिकार कर लिया जाता है। अब ये रिस्क किसके कारण हो सकती है, एक्सपोजर टू प्रीडेटर्स, एक्सपोजर टू एक्सहॉस्टन, क्योंकि इतने 5-5 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो उनकी
मांसपेशियां थक जाती है, किडनी की डैमेज हो जाती है, फेफड़ों की इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है। एक्सपोजर टू हार्श डेंजरस वेदर कंडीशन ड्यूरिंग मिडिल ऑफ माइग्रेशन, स्टॉर्म्स, तूफान जो होते हैं, कॉन्ट्रेरी विंड ब्लो, मैनी स्पीसीज ऑफ कॉर्स, स्पेशली रिस्की फॉर एवर वाटर और ओवर डिजर्ट माइग्रेंट्स। कई पक्षी हैं जो समुद्र के ऊपर से जैसे माइग्रेशन करते हैं, कई डिजर्ट के ऊपर से माइग्रेशन करते हैं, और वहां पर रास्ते में कोई भी मिस हैपनिंग होगी तो उन पक्षियों की मृत्यु तय है। एलिनोरा फाल्कन ब्रीड्स ऑन मेडिटेरियन एरियाज इन फॉल टू टेक एडवांटेज ऑफ माइग्रेट्स। तो ये माइग्रेशन की जो कीमत है वो मॉर्टेलिटी के द्वारा ही इनको चुकानी पड़ती है। एवरीवन डज नॉट माइग्रेट, सारे पक्षी प्रवास नहीं करते हैं, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए इनमें कुछ अडेप्टेशंस भी पाई जाती है। जैसे एंटर डॉर्मेंसी, पक्षी हैं जो एकदम निढाल हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और टॉरपॉर, टॉरपॉर में चले जाते हैं। रिमेन्स ऑन टेरिटोरी थ्रू आउट द ईयर, ये पक्षी जो होते हैं वो टेरिटरी के ऊपर पूरे वर्ष में रहते हैं, और जो ही स्प्रिंग सीजन आएगा तो ये मैटिंग के लिए अपना क्लेम है वो करते हैं। तो सारे पक्षियों में माइग्रेशन नहीं होता है। जिस तरह मेंढक में हाइबरनेशन होता है, सांपों में हाइबरनेशन होता है, उस तरह पक्षियों के अंदर डोरमेंसी और टॉरपॉर जैसी परिघटना भी पाई जाती है। इस पक्षी में आप देख लो नाइट जार है, जैसे ये विंटर सीजन में एकदम निष्क्रिय हो गया, इसकी फेदर्स के ऊपर बर्फ जो है वो स्नोफॉल है उसके ऊपर डिपोजिट हो गई। हाउ डिड माइग्रेशन इवॉल्व, माइग्रेशन का और विकास कैसे हुआ? स्टिल हाई कंजेक्चुअल क्वेश्चंस। अब इसके पीछे कुछ थ्योरीज है, जैसे नॉर्थन बर्ड साउथ आइस एज थ्योरी। अब ये थ्योरी कहती है कि 1 लाख वर्ष पहले, 1 लाख ईयर्स प्लस ऑफ आइस एज, उसमें हिम युग शीत युग का जैसे प्रारंभ हुआ, सेपरेटेड बाई इंटरग्लेशियल पीरियड, इनके बीच में इंटरग्लेशियल पीरियड हुआ। नॉर्थन बर्ड डिस्प्लेस साउथवर्ड विथ ईच न्यू आइस एज, तो जो जो नए हिमयुग की शुरुआत हुई, उत्तरी दिशा के जो पक्षी थे वो दक्षिण दिशा की तरफ माइग्रेट करें, और संभवतः ये फिनोमिनन इनके जीन के अंदर इम्प्रिंटिंग हो गया, और ये पीरियोडिक साइकिल है माइग्रेशन की, वो धीरे धीरे इनमें स्टार्ट होगी, और वो इनकी लाइफ का एक हिस्सा। ट्रॉपिकल बर्ड्स नॉर्थ ओपन एम्प्टी हैबिटेट्स, कंपटीशन फ्री हैबिटेट, जैसे हमिंग बर्ड्स हैं, फ्लाई कैचर है, वुड वार्बलर्स है, ऑल आर मूविंग नॉर्थवर्ड्स। ये पक्षी हैं जो उत्तरी दिशा की तरफ माइग्रेट करते हैं। ग्रेजुअलिज्म, जनरेशन नॉर्थ विद स्प्रिंग, तो ये कुछ परिघटनाएं हैं और जो माइग्रेशन के लिए उत्तरदायी है। लेकिन इसमें जो बेस्ट एडेप्टेड थ्योरी है वो आइस एज थ्योरी। तो जब भी शीत युग का प्रारंभ हुआ, तापमान -70-80 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, जितनी वाटर बॉडीज थी वो सारी बर्फ के द्वारा ढक गई, वनस्पतियां सारी बर्फ के द्वारा ढक गई, और इन हार्श कंडीशंस में अपने बचाव के लिए ये पक्षी है वो उत्तरी दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ चले, और संभवतः यही माइग्रेशन का सबसे पहला इवोल्यूशन था। माइग्रेशन इवोल्यूशन एज ए बैलेंस बिटवीन एडवांटेज ऑब्लिक डिसएडवांटेज और सर्वाइवल। माइग्रेशन के कारण क्या है कि इसके कुछ एडवांटेज भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और उत्तरजीविता जो होती है पक्षियों की, उसमें एक तरह का बैलेंस, एक तरह का साम्य, एक तरह की होम्योस्टैसिस जो है वो बनी रहती है। इस माइग्रेशन इज इवॉल्विंग नाउ, क्या अभी भी माइग्रेशन का विकास चल रहा है? इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे यूरोपियन रॉबिन और रिंग्ड फ्लावर, ये दो एग्जाम्पल है। पार्शियल माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, सम सब पॉपुलेशन रिमेन्स थ्रू आउट द ईयर। जो सब पॉपुलेशन है उसमें तो जैसे पूरे वर्ष भर ही माइग्रेशन जैसे देखने को मिलता है। अदर माइग्रेट्स एवरी ईयर, कुछ पक्षी हैं जो प्रतिवर्ष प्रवास करते हैं। स्टिल अदर माइग्रेट और डू नॉट माइग्रेट, कुछ सदस्य जो माइग्रेट करते भी है, नहीं भी करते हैं। और ये पक्षी रिमेन्स और टेरिटोरी ड्यूरिंग माइल्ड विंटर, तो मध्यम प्रकार की जो ठंड होती है, विंटर सीजन होती है, उसमें टेरिटोरी के ऊपर रहते हैं। माइग्रेट ड्यूरिंग हार्श विंटर, अत्यधिक ठंड के मौसम में ये प्रवास करते हैं। कॉल्ड बिहेवियर पॉलीमॉर्फिज्म, और ये जो घटना है ये बिहेवियर पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानी जाती है, यानी द पॉपुलेशन इज पॉलीमॉर्फिक विथ रेस्पेक्ट टू बिहेवियर।
तो बिहेवियर के प्रति ये जो जातियां है ये पॉलीमॉर्फिक प्रकार की होती है। तो इस बात को अपन यूँ भी कह सकते हैं कि माइग्रेशन में इवोल्यूशन अभी भी है। हाउ डू बर्ड प्रिपेयर फॉर माइग्रेशन? पक्षी माइग्रेशन के लिए अपने आप को तैयार कैसे करते हैं? इसके लिए कुछ अडेप्टेशन जैसे मॉल्टिंग, निरमोचन। मॉल्टिंग में क्या होगा, पुराने पंख जो होते हैं उनको उतार दिया जाता है और नए पंख जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, उनकी फ्लाइट मसल से डेवलप हो जाती है। तो पोस्ट नप्चियल मॉल्टिंग की घटना होती है। न्यू फेदर ग्रोथ, नए फेदर्स की उत्पत्ति होती है। माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस है, परिस्थिति जब प्रवास करते हैं तो रोजाना 500-500 मील का जैसे माइग्रेशन करते हैं नॉन स्टॉप, और इस तरह की जो घटना होती है उसको जुगनरूही के नाम से जाना जाता है। पुटिंग ऑन वेट, ये पक्षी अपने वजन को भी जैसे कम करते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, और इनकी मसल्स में स्पेशल प्रोटीन है वो डिपॉजिट हो जाता है जो माइग्रेशन के दौरान इसमें काम में। माइग्रेशन फैट, ये एक बहुत ही अप्रत्याशित वजह है जो 20 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। बर्ड्स एड टू 20% बॉडी मास मोस्टली इन फैट। तो पक्षी माइग्रेशन से पहले अपने शरीर के अंदर चर्बी है वो इकट्ठी कर लेते हैं। फैट डिपॉजिट इन एडिपोज टिश्यूज ऑफ स्किन, वशा है ये त्वचा के एडिपोज ऊतकों में जमा हो जाती है, मांसपेशियों में जमा हो जाती है, शरीर के विसरल ऑर्गन्स हैं उसमें जमा हो जाती है। स्प्रेड एज ए थिन लेयर जस्ट अंडर द स्किन, और त्वचा के नीचे एक पतली वशा की लेयर है वो डिपॉजिट हो जाती है। ऑल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन ड्यूरिंग हाई एल्टीट्यूड माइग्रेशन फ्लाइट्स, और ये जो वसा का डिपोजिशन है ये एक तरह से उचालक स्तर का भी कार्य करता है। तो ये कुछ माइग्रेशन से पहले होने वाली एक तरह की प्रिपरेशन है। मोड ऑफ फ्लाइट इन माइग्रेशन, इसमें काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर जैसे नॉक्टर्नल एंड डायurnal माइग्रेशन। अब इसमें जो बड़े आकार के जो पक्षी होंगे वो दिन में प्रवास करते हैं, छोटे आकार के जो पक्षी हैं वो नाइट में प्रवास करते हैं, जो दिन में छोटी चिड़ियों का शिकार होने की संभावना रहती है। सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन, किंगफिशर इन सेपरेट कंपनी वाइल ब्लू बर्ड इन मिक्स कंपनी। अब किंगफिशर है वो तो माइग्रेशन दौरान जैसे भटक जाते हैं, अलग अलग कंपनियां बन जाती हैं, लेकिन ब्लू बर्ड है ये एक मिक्स कंपनी में जैसे प्रवास करते हैं। ये जैसे किंगफिशर है ये पेलिकन बर्ड्स है, ये जैसे वाइट टेल्ड स्वेलो बर्ड्स है। तो अलग अलग पक्षियों में अलग अलग मोड है वो देखने को मिलता है। रेंज ऑफ माइग्रेशन, ये काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें आर्कटिक टर्न है ये 11,000 मील तक का माइग्रेशन करता है। व्हाइट स्ट्रॉक 8,000 मील तक माइग्रेशन करता है। एल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइट हाइट, कम दूरी के माइग्रेशन करने वाले जो पक्षी है ये 3,000 फीट की हाइट पे उड़ते हैं। लंबी दूरी माइग्रेट करने वाले जो पक्षी है ये 14,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर माइग्रेट करता है। स्पीड और ड्यूरेशन, सामान्य स्पीड है इसकी 30 माइल प्रति घंटा होती है। स्विफ्ट में जैसे 171 से 200 माइल प्रति घंटे की स्पीड होती है, और नॉन स्टॉप माइग्रेशन है वो 500 मील प्रतिदिन तक हो सकता है। 5 से 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से इनमें डेली फ्लाइट होती है। गोल्डन प्लावर नाम की चिड़िया है ये नॉन स्टॉप अलास्का से साउथ अमेरिका तक 2400 मील तक का माइग्रेशन बिना रुके, 2400 मील यानी लगभग 7,000 किलोमीटर। रेगुलरिटी ऑफ माइग्रेशन, migration is almost punctual and sometimes they reach at the same place। तो माइग्रेशन है इसमें पंक्चुअलिटी है। कई बार मौसम का अचानक सडन जैसे चेंज होती है, मान लीजिए स्नोफॉल जैसे नवंबर होना चाहिए और मान लीजिए अक्टूबर में हो गया, तो उस केस में पक्षियों का माइग्रेशन पहले भी जैसे देखा जा सकता है। अभी जैसे गलियों में ये जो है अपने सोनचिड़िया जो है, सोनचिड़िया इस समय काफी आई है, 5-6 वेराइटी। रूट्स ऑफ माइग्रेशन, दे फॉलो द सेम रूट फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन के अंदर जाना और आना दोनों ही रूट इनके लगभग कांस्टेंट होते हैं, थोड़ा बहुत भटकाव हो सकता है। ये जैसे सैटेलाइट इमेज जैसे दिखाई है गोल्डन ईगल माइग्रेशन की, तो ये पेनिसिल्वेनिया से जैसे माइग्रेशन दिखा है, और ये इनके रूट है, इनकी अलग अलग कंस्टेशन, जैसे ब्लैक डॉट है ये वेरी हाई काउंट है इनकी, केसरिया रंग है ये हाई काउंट है, पीले कलर में जो स्पॉट है ये मॉडरेट काउंट है। और इसी सेम रूट से ये पक्षी वापस फिर पेंसिल्वेनिया जाते हैं। तो ये देखा गया कि जिस रूट से पक्षी आए थे उसी रूट से ही जाते हैं। 10% फ्लक्चुएशन इनके अंदर देखा जा सकता है। प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन,
माइग्रेशन दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें मेन जो प्रॉब्लम है दैट इज नेविगेशन, यानी अपने रास्ते की पहचान करना। तो इसके लिए भाई विजुअल लैंडमार्क्स, तो रास्ते में कोई कोई पहाड़ है, कोई हवेलियां हैं, कोई झरने हैं, कोई वाटर बॉडीज हैं, कोई हिल टॉप है, उनको ये पक्षी क्या ध्यान में रखते हैं। बाई एक्सपीरियंस, एक दो बार माइग्रेट करने के बाद में इनको अनुभव हो जाता है, इनको पूरा रास्ता याद हो जाता है। बाई टेलुरिक करंट्स, पृथ्वी के चारों ओर जो हवाएं जो चलती है, उन हवाओं की टेलुरिक करंट्स को भी ये पक्षी ध्यान में रखते हैं। बाई हॉर्मिंग इंस्टिंक्ट, और हर पक्षी के ब्रेन में जीन में हॉर्मिंग इंस्टिंक्ट, यानी अपने घर की जो याद है, मेमोरी है, वो इनके जीन के अंदर छिपी रहती है। बाई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, वो भी इस माइग्रेशन के अंदर काफी हेल्पफुल होता है। बाई सेलेस्टियल बॉडीज, इसमें ये सूरज को दिन में कंपास के रूप में काम में लेते हैं, और रात्रि के समय जो तारे हैं, ध्रुव तारा है जैसे, उसको ये कंपास के रूप में काम में लेते हैं। ये जैसे माइग्रेशन का रूट दिखाया है, ये एरियल फोटो है पृथ्वी का। ऑरिजिन ऑफ माइग्रेशन, ये अभी भी एक मिस्टीरियस क्वेश्चन है। सम सजेस्ट दैट ग्लेशियर थ्योरी इज एप्लीकेबल, कुछ कहते हैं कि शीत युग का शुरुआत हुआ, उसके कारण माइग्रेशन का उद्भव हुआ। सम सजेस्ट दैट इट इज एन इवोल्यूशन ऑफ माइग्रेशन, कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि ये माइग्रेशन एक प्रकार का इवोल्यूशन है। सम एग्री विथ लामार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेटॉइड कैरेक्टर्स, कुछ जो है सही वैज्ञानिक है वो भी लामार के उपार्जित लक्षणों के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। इमीडिएट कॉज ऑफ माइग्रेशन, अचानक क्या कारण हो सकता है, इसके लिए इंटरनल क्लॉक या एक्सटर्नल क्लॉक। हर पक्ष में अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, ये क्लॉक जब भी एक्टिव होगी, माइग्रेशन के लिए एक तरह से वेहिकल मिलेगा। स्कैरसिटी ऑफ फूड, भोजन की कमी एक कारण हो सकता है। शॉर्टनिंग ऑफ डे लेंथ, दिन छोटे होने से, रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं, उसमें विंटर माइग्रेशन स्टार्ट होता है। सडन राइज इन बैरोमेट्रिक प्रेशर, अचानक बैरोमीटर के दाब में परिवर्तन होने का। स्टार्ट ऑफ सेक्सुअल साइकिल, लैंगिक चक्र प्रारंभ होने से भी ये परिघटना प्रारंभ हो जाती है। राइज इन सेक्स हार्मोन लेवल, ब्लड में सेक्स हार्मोन का लेवल बढ़ने से भी माइग्रेशन है वो स्टार्ट होता है। डिपोजिशन ऑफ फैट इन द बॉडी, शरीर में वसा के निक्षेपण भी एक तरह का स्टिमुलेटिंग एजेंट का कार्य करता है। बट विच फैक्टर इज एक्चुअल, नथिंग कैन बी सेड विथ कॉन्फिडेंस, इनके पीछे एक्चुअल कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में हम कोई क्लियर कट आइडिया नहीं ले सकते। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के फायदे क्या है। इनके मुख्य फायदों में अवॉइड हार्श एंड डेजर्ट विंटर क्लाइमेट, तो जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है उससे बचा जाता है। अवॉइड लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग विंटर, स्पेशली insectivorous birds such as wood warblers, especially fruit eating birds such as waxwings. Avoid lack of cover during winter. Migrate from area of sparse or no food to area of relatively abundant food. Some migration enhances survivorship of many populations. तो माइग्रेशन के फायदे भी हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचा जा सकता है, भोजन की कमी से बचा जा सकता है, प्रीडेटर से सुरक्षा हो जाती है, तो कई तरह के इसके बेनिफिट्स हैं। ये कुछ पिक्चर है, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जैसे वैक्टेल है, ये सोनचरिया माइग्रेटी है, इसमें ये आ गई है, इसमें चूरू में सितंबर 15 सितंबर के आसपास ये पक्षी आ जाते हैं। ये जैसे मालार्ड बर्ड्स हैं, माइग्रेटी बर्ड्स हैं। ये स्पॉटबिल डक है, ये साइबेरियन कूट है क्यूरिकैट्रा। ये जैसे हैन है, मूर है, ये पिनटेल है, कॉर्मोरेंट है, ये भी डक है, माइग्रेटी डक है, जो साइबेरिया लद्दाख साइड से प्रवास करके आती है। ये डेमोजाइल क्रेन, ऊर्जा जिसको बोलते हैं, ये तालछापर का पिक्चर है, और प्रतिवर्ष 8 से 10,000 बर्ड्स ये तालछापर, चाड़वास, जसवंतगढ़, टीटवाना, ऑस्ट्रिच के एरिया में माइग्रेट करके आते हैं। ये भी डेमोजाइल क्रेन पे तालछापर अभयारण्य के फोटो है। ये बार हेडेड गीज, ये मानसरोवर झील से आते हैं, ये भी तालछापर का ही फोटो है। ये लिटिल कॉर्मोरेंट, ये भी प्रवासी पक्षी है, तालछापर में काफी देखे जाते हैं।
ये सेंट पाइपर है, ये भी प्रवासी पक्षी है। फ्लेमिंगो, ये विंटर में माइग्रेट करके जैसे यहाँ पर आते हैं। लेसर फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो, दोनों पक्षी यहाँ पर देखे जाते हैं। ये रोजी पेस्टर जैसे हिमालयन साइड से, ये पक्षी जो है मार्च के महीने में यहाँ माइग्रेट करते हैं, और विशेषकर जो साल्वेडोरा, बरगद और पीपल के जो फ्रूट्स बॉडी लगती है उनको ये खाती है। ग्रीन पीजन है जैसे, ये गुजरात और महाराष्ट्र से ये पक्षी माइग्रेट करता है मार्च के महीने में। ये किंगफिशर जैसे दालचापर एरिया में देखा जाता है। ये यूरोपियन बी ईटर है, सर्दियों के दिनों में माइग्रेशन इसका देखा जाता है। लॉसी आइबिस, ये हरियाणा से माइग्रेट करके जाती है, शुरू में नहीं पाई जाती। ये वही वाइट वाइट टेल सोचरिया, ये भी कश्मीर और लद्दाख से माइग्रेट करके आती है। ये डबचिक है जिसको चकवा चकवी के नाम से जाना जाता है, ये भी चूरू में ताजा बर्फ भरने में काफी संख्या में देखने को मिलती है। थ्रेड्स एंड कंजर्वेशन, पक्षी माइग्रेशन के दौरान काफी तरह की गंभीर समस्याएं भी है, और इनके कंजर्वेशन के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के कानून एक्ट है पारित किए गए हैं, जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रीटी एक्ट ऑफ 1980, अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट। सम स्पेक्टेकुलर माइग्रेंट हैव ऑलरेडी गॉन एक्सटिंक्ट, ऑलरेडी विलुप्त हो चुके हैं। हंटिंग अलोंग द माइग्रेटरी रूट कैन आल्सो टेक ए हैवी टोल। अभी जैसे भरतपुर में ये साइबेरियन सारस आते थे, लेकिन पिछले 15 वर्ष से एक भी साइबेरियन ट्रेन नहीं आ रही है, और संभवतः ये विलुप्त के कगार पर है। शुरू में 200-300 बर्ड्स आते थे, लास्ट में 500 बर्ड्स तक ये आंकड़ा सीमित रह गया। इनका माइग्रेशन का रूट था वो अफगानिस्तान होके था, और अफगानिस्तान में इनका शिकार कर दिया गया। The population of Siberian cranes that wintered in India declined due to hunting along the route, particularly in Afghanistan and Central Asia. Birds were last seen in their favorite wintering ground in Kerala in 2000. 2002 में ये अंतिम बार ये देखे गए। Structures such as power lines, wind farm, and offshore oil rigs have also been known to affect migratory birds. और habitat destruction by land use change is the biggest threat. तो ये कुछ रीजन है, हालांकि कानून पारित है, लेकिन फिर भी पक्षियों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और धीरे धीरे कई जातियां हैं अब विलुप्त होने जा रही है। और ये बहुत ही संक्षेप में नक्सल में एवियन माइग्रेशन के, तो वाइल्ड लाइफ वीक का आज अंतिम दिन था, और क्योंकि रोजाना एग्जामिनेशन चल रही है, इसलिए मैं इच्छा थी कि रोजाना एक वाइल्ड लाइफ एक व्याख्यान में डिलीवर करूँगा, लेकिन ये तारतम्य बैठ नहीं पाया, और इसके लिए मैं आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन फिर भी आगे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं बीच बीच में वाइल्ड लाइफ के सीरीज है वो आपसे शेयर करता रहूँगा। इस समय में आपसे कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप जिसे पोस्ट व्हाट्सएप नंबर पे। I'm highly grateful to you, highly thankful to you. Have a good day, have a great day. Thank you very much.